हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर संप्रभुता के बारे में बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुलवाद यानी प्लूरलिज्म के बारे में बात की थी, जो कि संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के विपरीत है। संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत का क्या मतलब है? अद्वैतवाद मतलब जो संप्रभुता का सिद्धांत, बहुलवाद से पहले हम पढ़ रहे थे कि संप्रभुता के अद्वैतवादी थिंकर्स थे, जैसे कि ऑस्टिन हो गए, होब्स हो गए, रूसो हो गए। तो ये कहते थे कि समाज में सिर्फ एक संप्रभु है, जो कि है राज्य, और राज्य सर्वोच्च सत्ता राज्य में निहित है, उसकी शक्ति असीमित है, उसके ऊपर कोई और सत्ता नहीं है। तो अद्वैतवाद का मतलब क्या है कि समाज में सिर्फ एक संप्रभु हो कि जो कि राज्य हो, बाकी सब राज्य के नीचे आता हो। ये इस बात के नितांत विपरीत हैं। ये संप्रभुता के जो अद्वैतवादी सिद्धांत है उसका अपोजिशन करते हुए कहते हैं कि समाज में सिर्फ एक संप्रभु राज्य नहीं है। समाज में संप्रभुता का विभाजन हो गया है, जो कि विभिन्न समुदायों में बटी हुई है। राज्य को भी ये अन्य समुदायों के भांति एक समुदाय मानते हैं, जो अन्य समुदायों से उच्चतर है, लेकिन वह सिर्फ एक समुदाय का जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन से संबंधित पहलू होते हैं, वो उनसे रिलेटेड एक समुदाय है। व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न समुदायों या संघों का निर्माण किया है, जैसे धार्मिक समुदाय, सामाजिक समुदाय, आर्थिक समुदाय। इन समुदायों के माध्यम से व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो राज्य भी ऐसे ही एक समुदाय है। तो ये राज्य है वो व्यक्ति से इन समुदायों से उच्चतर भक्ति की आशा नहीं कर सकता। ये समुदाय जो है राज्य के बिल्कुल अधीन नहीं है, ना राज्य की मर्जी से बने हैं। इन्होंने व्यक्तियों ने अपने कल्याण के लिए इनको बनाया है और ये राज्य पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संप्रभु सिर्फ राज्य है, ये मानना गलत होगा। ये सिद्धांत निष्फल हो चुका है, विफल हो चुका है, क्योंकि ये राज्य और समाज में अंतर करते हैं। ये कहते हैं कि सबसे उच्च राज्य नहीं है, राज्य समाज का एक अंग मात्र है। समाज में सारे समुदाय आते हैं, संघ आते हैं, उसी समाज में राज्य भी एक समुदाय या संघ है। ठीक है। ये नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। ये असीमित संप्रभुता का खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि संप्रभुता नियंत्रित है आंतरिक व बाह्य क्षेत्र में। आंतरिक क्षेत्र में दूसरे समुदाय इसको प्रतिबंधित करते हैं, राज्य को असीमित पावर या अनलिमिटेड पावर्स नहीं लेने देते, क्योंकि राज्य को जनता के कल्याण के बारे में सोचना पड़ता है। अगर वो जनता के कल्याण के बारे में नहीं सोचता तो वो राज्य विखंडित हो जाता है। तो आंतरिक क्षेत्र में भी राज्य की संप्रभुता लिमिटेड हो गई वहाँ की जनता और अन्य समुदाय या संघों के कारण। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार राज्य ऐसे कानून बना देता है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जो कानून, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसान आंदोलन चल रहा है, तो कुछ ऐसे कानून लाए गए कि जो किसानों के अगेंस्ट प्रतीत होते हैं, तो किसानों ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। तो इस तरह से कि राज्य है वो अनलिमिटेड पावर्स का प्रयोग नहीं कर सकता, लोग उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं, या समुदाय या संघ है वो उसका विरोध करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आंतरिक क्षेत्र में भी राज्य असीमित सत्ता का उपयोग नहीं कर सकता, और बाह्य क्षेत्र में भी राज्य है वो असीमित सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता। ये नहीं है कि बाहर वो जब चाहे जिसके देश के साथ चाहे वॉर कर दे या फिर मानव अधिकारों का उल्लंघन कर ले। ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधा हुआ है। बहुलवादी कहते हैं कि जो कानून है वो राज्य से स्वतंत्र है और उच्च है, राज्य से पहले कानून आता है। ये विकेंद्रीकरण में बिलीव करते हैं। केंद्रीकरण का मतलब क्या है? सारी पावर्स एक जगह इकट्ठी हो जाए, यानी पावर्स का केंद्रीकरण हो गया, मतलब सारी पावर्स हैं वो एक व्यक्ति या फिर एक जो समूह है व्यक्तियों के उसके पास इकट्ठी हो गई। और पावर का विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया, मतलब पावर एक जगह इकट्ठी ना होकर डिवाइड हो गई। जैसे संघात्मक राज्य हैं, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में पावर का डिवीज़न रहता है। तो और जैसे अब पंचायती राज चुनाव है, सरपंच चुने जाते हैं, तो पावर का डिवीज़न और नीचे तक आ गया। सरपंचों के पास भी गांव के लिए पावर्स दी जाती है, उनको बजट दिया जाता है गांव के काम करवाने के लिए। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे पावर का है वो डिवीज़न हो रहा है, तो पावर का विकेंद्रीकरण हो रहा है। क्योंकि ये मानते हैं कि स्थानीय जो समस्याएं हैं वो भी इतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो स्थानीय समस्याओं का जो समाधान है वो शक्ति के विकेंद्रीकरण से ही हो सकता है, ना कि शक्ति के केंद्रीकरण से।
क्योंकि एक गांव में क्या समस्या चल रही है, मान लो एक जगह सिर्फ केंद्र शक्तिशाली है गांवों के पास और राज्यों के पास कोई पावर नहीं है, तो केंद्र वो है वो हर गांव की, हर राज्य की बात नहीं समझ सकता, इतना टाइम नहीं होता, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। इसलिए इन्होंने कहा कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं बहुलवादी। और ख़ास बात एक ये है कि हमने हर जगह देखा कि ये राज्य की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये राज्य के अस्तित्व के विरोधी नहीं है। ये नहीं कहते कि राज्य का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये कहते हैं कि राज्य भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राज्य व्यक्ति के राजनीतिक जीवन से संबंधित कार्य करता है, जैसे कानूनों का निर्माण करना, उनका पालन करवाना। तो इसलिए कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं करना है, बस राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मानना है। क्योंकि राज्य कई बार क्या होता है कि उसके जो साथ के अन्य समुदाय हैं उनमें कोई अगर विवाद हो जाता है तो राज्य उसके लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन ये राज्य को इतना निरंकुश नहीं मानते जितना जो एकत्ववादी विचारक थे वो मानते थे। तो इसलिए ये मध्यस्थ का ये मीडियम पाथ अपनाते हैं कि राज्य इतना शक्तिशाली भी नहीं है और राज्य का अस्तित्व समाप्त भी नहीं होना चाहिए। फिर कल हम लास्ट में देखा था हमने कि जो बहुलवाद है वो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। ये कहते हैं कि जो आज का प्रतिनिधित्व प्रणाली है कि इतनी पॉपुलेशन पे एक प्रतिनिधि चुन के जाएगा, तो ये प्रतिनिधित्व प्रणाली अच्छी नहीं है। इसके बजाय व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होनी चाहिए कि हर एक व्यवसाय से एक प्रतिनिधि चुनकर जाए और वो उनके समस्याओं को आगे रखे। मतलब जैसे कृषक हैं तो उनका नेता कृषक होना चाहिए, जैसे कॉलेज लेक्चरर्स हैं तो उनमें से एक कॉलेज लेक्चरर चुन के आगे जाना चाहिए, क्योंकि वो उनकी समस्याओं को आसानी से समझ सकता है। डॉक्टर्स हैं तो एक डॉक्टर चुनकर आगे जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ज़्यादा सही है बजाय जो आज की प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके। तो ये हमने देखा कि बहुलवाद के क्या अर्थ थे, उसके क्या सिद्धांत थे, वो कैसे कैसे किन किन चीज़ों में विश्वास करते थे। आज हम बहुलवाद की आलोचना देखेंगे। पहला, बहुलवाद का निष्कर्ष अराजकता है। बहुलवाद के विरुद्ध आलोचना का सबसे प्रमुख आधार यह है कि बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम अराजकता की स्थिति होगा। यदि प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लिया जाए और उन्हें संप्रभुता का आनुपातिक अधिकार भी दे दिया जाए तो समाज में कानून विहीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बहुलवादी विचारक भी इस तथ्य से परिचित हैं। इसी कारण संप्रभुता समुदायों में विभाजन करने के बाद भी बहुलवादी राज्य को समाज के विभिन्न समुदायों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु राज्य के द्वारा उस समय तक इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे वैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थिति प्राप्त न हो। बहुलवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि संप्रभुता का अनेक समुदायों में विभाजन उसे नष्ट कर देगा। विभिन्न समुदायों में समन्वय और संतुलित स्थापित करने का कार्य राज्य कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत ही कर सकता है, जिन्हें स्वीकार करने के लिए बहुलवादी तैयार नहीं है। यदि राज्य को विभिन्न समुदायों में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना है तो उसे संप्रभुता प्रदान करना आवश्यक हो जाता है, और यदि बहुलवादी विचारधारा के अनुसार संप्रभुता का विभाजन कर दिया जाए तो उसका परिणाम अराजकता की स्थिति होगा। गिलक्राइस्ट ने कहा, यदि बहुलवाद को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाए तो इसका अर्थ होगा कि समाज का विघटन और शांति व्यवस्था के स्थान पर विविध समुदायों द्वारा अपनी अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष। यानी इनका सबसे पहला जो आरोप है यही है कि जो बहुलवाद को अगर मान लिया जाता है तो उसका रिजल्ट निकलेगा वो अराजकता होगा। यहाँ सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि अराजकता का मतलब क्या है। अराजकता का मतलब है जिस राज्य में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि इस राज्य में अराजकता फैली हुई है, यानी यहाँ कोई कानून नियम का पालन नहीं होता, चारों तरफ अशांति व अव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ कोई कानून नियम का पालन नहीं होता, कोई लोग हैं वो नियमों से नहीं चलते, चारों तरफ अशांति है, अव्यवस्था फैली हुई है, तो इसी का मतलब है अराजकता। तो बहुलवाद का निष्कर्ष अराजकता कैसे है? क्योंकि ये क्या कहते हैं कि राज्य को भी एक समुदाय मात्र हमें मानना है। तो राज्य को और समुदायों के इक्वल अगर इन्होंने कर दिया तो सारे समुदाय आपस में संघर्ष करेंगे सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो फिर इन्होंने एक चीज़ कही कि राज्य दूसरे समुदायों के बीच में संतुलन का काम कर सकता है, लेकिन
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर राज्य भी इनके इक्वल है, यहाँ 3 समुदाय हैं, इन 2 समुदायों में संघर्ष हो गया, राज्य इनके बीच में मध्यस्थ का कार्य तभी कर सकता है जब राज्य इनसे ऊपर हो और ये दोनों समुदाय राज्य की बात माने। अगर हमने राज्य को इन समुदायों के इक्वल कर दिया तो ये राज्य की बात क्यों मानेंगे? कहेंगे आप भी हमारे इक्वल ही हो, आप हमसे ऊपर नहीं हो तो हम आपकी बात कैसे मान सकते हैं। जैसे हम समझे कि 3 व्यक्ति हैं, तीनों इक्वली पावरफुल हैं, 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, तीसरा व्यक्ति अगर सुलझाना चाहता है तो दोनों व्यक्ति उसकी बात क्यों मानेंगे? अगर ये व्यक्ति इन दोनों व्यक्तियों से अधिक पावरफुल है, इनको ज़्यादा, इस व्यक्ति को ज़्यादा शक्ति दी हुई है, तो अगर ये व्यक्ति अपनी बात रखेगा तो ये शायद दोनों व्यक्ति उसकी बात सुने। तो वही हाल यहाँ पर है, इसलिए राज्य को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करना ज़रूरी हो जाता है। और ये कहते हैं कि संप्रभुता का विभाजन हो जाना चाहिए। संप्रभुता का अनेक समुदाय में विभाजन उसे नष्ट ही कर देगा। ठीक है। दूसरा बहुलवाद है, वो भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। कैसे? ये कुछ मिथ्या धारणाओं पर आधारित है। यह समझना गलत है कि प्रत्येक समुदाय का कार्य क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है और मानवीय कार्यों को ऐसे विभागों में विभक्त किया जा सकता है जिसका एक दूसरे से कोई संबंध ना हो। समाज के वर्तमान संगठन में विभिन्न हितों और आस्थाओं का पारस्परिक संघर्ष नितांत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यदि समाज में कोई अंतिम वैधानिक सत्ता ना हो तो विभिन्न समुदायों के पारस्परिक संघर्ष के कारण एक अस्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो जाएगा जिसमें मानवीय प्रगति लगभग असंभव हो जाएगी। आलोचकों के अनुसार यदि हम बहुलवादियों के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक संसद और आर्थिक संसद की सप्रभुत्व की धारणा को भी स्वीकार कर लें तो भी स्थिति में सुधार नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित संघर्ष को हम दूर नहीं कर सकेंगे। तो ये कई मिथ्या धारणाओं पर चलते हैं बहुलवादी। ये कहते हैं कि भाई हर समुदाय का अपना अलग अलग काम है, हर समुदाय इक्वल है, जबकि ऐसा नहीं होता कि हर समुदाय का काम बिल्कुल अलग होता है। आजकल सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मानव जीवन के सारे पहलू, मानव जीवन का सामाजिक पहलू उसके आर्थिक पहलू से भी जुड़ा हुआ है, उसके आध्यात्मिक पहलू से, उसके सामाजिक, तो हर पहलू आदमी का एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ये नहीं हम कि मानव के कार्यों को हमने स्ट्रिक्टली डिवाइड कर दिया, बस आर्थिक कार्य अलग है, सामाजिक अलग है, इनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं होता। तीसरा, सभी समुदाय समान स्तर के नहीं है। बहुलवादी विचारधारा के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इस विचारधारा में समाज के सभी समुदायों को समान स्तर का मान लिया गया है। प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लेना बहुलवाद की एक भारी भूल है। वास्तव में राज्य संस्था के अपने विशेष कार्यों के कारण उसकी स्थिति अन्य समुदायों से भिन्न और विशेष होती है। गार्नर ने कहा है, विभिन्न श्रेणियों व वर्गों को और एक दूसरे से प्रतियोगिता करने वाले समुदायों को उचित मर्यादा में रखने का कार्य करके राज्य एक महत्वपूर्ण सेवा करता है। उसके परस्पर विरोधी हितों का निपटारा करने और उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य एक निर्णायक कार्य करता है। तो यहाँ क्या कहा है कि इन्होंने सब समुदायों को इक्वल मान लिया है, जबकि ऐसा सही नहीं है। राज्य दूसरे समुदायों से उच्च है क्योंकि वह दूसरे समुदायों में सामंजस्य बिठा के रखता है। अगर उनमें कोई बात हो गई है, कोई विरोध हो गया है तो उसको सुलझाने का प्रयास करता है और मानव जीवन के ज़्यादातर पहलुओं के बारे में निर्णय लेता है। तो इसलिए राज्य की स्थिति दूसरे समुदायों से अलग होती है और विशेष होती है। अगला, बहुलवाद प्रभुत्व के काल्पनिक अद्वैतवादी शत्रु पर आक्रमण करता है। बहुलवाद की आलोचना का एक आधार यह है कि बहुलवाद जिस निरंकुश प्रभु सत्ता पर आक्रमण करता है उसका प्रतिपादन हीगल को छोड़कर किसी अन्य समर्थक द्वारा नहीं किया गया है। बोंदा, होब्स, रूसो, ऑस्टिन आदि सभी विचारक राज्य की संप्रभुता पर प्राकृतिक, नैतिक या व्यवहारिक कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य स्वीकार करते हैं। कि हमने देखा था कि बहुलवादी हैं वो अद्वैतवाद धारणा के खिलाफ हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर थिंकर ने ये कहा कि राज्य की शक्ति है वो असीमित है। अद्वैत धारणा का मतलब मैंने बताया था कि राज्य की शक्ति असीमित है, वो अकेला संप्रभु है। कुछ थिंकर्स को छोड़कर बाकी थिंकर्स हैं वो राज्य पर कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस धारणा पर बहुलवाद को बना रहे हो वही एक काल्पनिक सी धारणा है। अद्वैतवादी
जो विचार है वो कुछ थिंकर्स ने ही दिया है, बाकी थिंकर्स राज्य पर नियंत्रण कुछ न कुछ स्वीकार करते ही हैं। अगला, बहुलवाद अंतर विरोधों से भरा है। बहुलवाद के विरुद्ध एक गंभीर बात यह है कि बहुलवादी विचारधारा अंतर विरोधों से भरी पड़ी है। बहुलवादी सैद्धांतिक रूप से तो राज्य की शक्तियों को कम करके उसे अन्य समुदायों के साथ समानता प्रदान करते हैं, किंतु जब वे व्यवहार पर आते हैं, यानी जब वो प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो ये स्वीकार करते हैं कि किसी एक संस्था को संप्रभु रखे बिना राजनीतिक समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वे परोक्ष रूप में राजकीय संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं। यह बात सारे बहुलवादी विचारकों में देखी जा सकती है। गियर्क ने राज्य की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा है कि उसकी इच्छा संपूर्ण जनहित का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य अन्य सामाजिक संस्थाओं से अपनी स्थिति की उच्चता के कारण भिन्न है। बारकर तथा लास्की यह भी मानते हैं कि समूहों का संगठन राज्य के द्वारा ही निर्धारित होगा। यानी एक तरफ तो ये कहते हैं कि राज्य है वो दूसरे समुदायों के बिल्कुल इक्वल है, दूसरी तरफ जब ये प्रैक्टिकल बात सिद्धांतिक रूप में तो ये कहते हैं कि सारे समुदाय इक्वल हैं, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि राज्य है दूसरे समुदायों के बीच में सामंजस्य का काम कर सकता है और उसके बिना राजनीतिक समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इसलिए ये अंतर विरोध में भरा हुआ है। जैसे लास्की ने कहा है कि कानूनी दृष्टि से कोई इसे अस्वीकार नहीं कर सकता कि प्रत्येक राज्य में कोई ऐसा अंग होता है जिसकी सत्ता असीम होती है और विभिन्न संस्थाओं में सरकार सबसे महत्वपूर्ण है। मिस फोलेट राज्य को एकत्व का केंद्र मानती हैं। पॉल बांकोर ने राज्य को राष्ट्रीय एकता और सामान्य हितों का एकमात्र प्रतिनिधि माना है। फिगिस का भी कथन है कि राज्य समाजों का समाज है और उसे समन्वय तथा एकीकरण की एजेंसी के रूप में विशिष्ट कार्य तथा उच्च सत्ता प्राप्त है। राज्य की दमनकारी सत्ता अन्य समुदायों का नियमन करने और यह देखने के लिए आवश्यक है कि कोई समुदाय अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता। तो इन्होंने सबने प्रैक्टिकल में ये माना है कि राज्य को दूसरे समुदायों पर निगरानी रखनी पड़ती है और वो चेक भी करता है कि दूसरा समुदाय है वो अन्याय तो नहीं कर रहा कहीं। तो यह अंतर विरोध इनमें पाया जाता है। तो अगला आलोचना, बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा। बहुलवादियों की ये भ्रांति है कि अन्य समुदायों पर से राज्य का नियंत्रण हटा लेने पर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्रतापूर्वक वातावरण उपलब्ध होगा। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। जो लोग समुदायों की स्वतंत्रता के नाम पर राज्य के नियंत्रण का विरोध करते हैं, वे अपने हाथ में सत्ता आ जाने पर व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने में राज्य से भी आगे बढ़ जाते हैं। मध्य युग में चर्च ने अपने से भिन्न मत रखने वाले व्यक्तियों का भीषण दमन किया था और ब्रेनो तथा गैलीलियो को अपने ही देशवासियों के हाथों भीषण यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। कई परिस्थितियों में इन समुदायों का अपने सदस्यों पर नियंत्रण वर्तमान राज्य की अपेक्षा अधिक कठोर और अधिक अत्याचारपूर्ण हो जाता है। यानी जो ये कहते हैं कि भाई राज्य को, बहुलवादी कहते हैं कि राज्य को नियंत्रण में रहना चाहिए, राज्य को असीमित सत्ता प्राप्त नहीं करनी चाहिए, राज्य की शक्ति है वो लिमिटेड है, तो और अन्य समुदाय हैं वो शक्तिशाली होने चाहिए। तो कई बार देखा गया है व्यवहार में कि जो दूसरे समुदाय हैं अगर वो राज्य से शक्तिशाली बन जाते हैं तो वो व्यक्तियों पर ज़्यादा अत्याचार करते हैं। जैसे मध्य युग में राज्य से शक्तिशाली धर्म को माना जाता था, पोप को माना जाता था, तो इसलिए चर्च ने अपने से भिन्न मत रखने वाले या फिर जो व्यक्ति धर्म में विश्वास नहीं करते थे उनको भीषण यातनाएं दी थी। तो इसलिए कई बार समुदाय हैं ज़्यादा शक्तिशाली होने पर व्यक्तियों को ज़्यादा अत्याचार करते हैं, अधिक कठोर व्यवहार करते हैं। तो जर्मन ने हमें चेतावनी देते हुए कहा है कि आज जो व्यक्ति राज्य की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं वे साधारणतः ये भूल जाते हैं कि पड़ोसियों के अत्याचार से अधिक भीषण अत्याचार कोई नहीं हो सकते। समुदाय जितना छोटा होगा आपके जीवन और कार्यों पर उतना ही कठोर नियंत्रण होगा। तो ये एक आलोचना है कि भाई आप अगर राज्य को बिल्कुल नियंत्रित कर दोगे तो दूसरे समुदाय शक्तिशाली होकर आप पर ज़्यादा अत्याचार करेंगे। अगली आलोचना, राज्य संघों का संघ
नहीं हो सकता। आलोचकों द्वारा लिंडसे, बार्कर और अन्य बहुलवादियों के इस कथन की कटु आलोचना की गई है कि राज्य है वो समुदायों का एक समुदाय है। लिंडसे का विचार है कि राज्य ही एकमात्र ऐसा समुदाय है जिसकी सदस्यता अनिवार्य है और जिसके पास दंड प्रदान करने की शक्ति है। ठीक है, तो जो बहुलवादी थे वो कहते थे कि राज्य है वो संघों का संघ है या फिर दूसरे समुदायों जैसा ही एक समुदाय है। लेकिन लिंडसे ने बोला है कि ऐसा नहीं है, राज्य ही एक ऐसा है जिसकी आपको सदस्यता अनिवार्य है। यानी जैसे इंडिया है तो हर व्यक्ति इंडिया का नागरिक अनिवार्य होना ज़रूरी है। दूसरे समुदायों की आप सदस्यता लें न लें वो आप पर डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई धार्मिक समुदाय बना है तो हर व्यक्ति उसका सदस्य होता है। कुछ एरिया के कुछ लोग उसके सदस्य होते हैं, दूसरे एरिया में कोई और संगठन है वहाँ के लोग उसके सदस्य होते हैं। तो एरिया वाइज आपके अलग अलग समुदाय बनते हैं और आप अलग अलग उस समुदायों के मेंबर होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप हर समुदाय के मेंबर बने, लोग नहीं लेते सदस्यता। लेकिन राज्य है वो सबसे विशाल समुदाय है, हर व्यक्ति के पास जो उस राज्य में निवास कर रहा है उस राज्य की नागरिकता अनिवार्य होती है, वो उस राज्य का सदस्य अनिवार्य होता है, उस राज्य के कानूनों का उसको पालन करना ही पड़ता है। अब जैसे कुछ नियम कुछ समुदाय हैं राजस्थान में बने हुए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तमिलनाडु वाले उस समुदाय के मेंबर हों। तो इसलिए क्या है, समुदाय तो छोटे छोटे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, हर व्यक्ति उसका मेंबर होना हो तो राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। और दूसरा, राज्य के पास दंड प्रदान करने की शक्ति है जो अन्य समुदायों के पास नहीं है। आप अन्य समुदायों की बात नहीं मानोगे तो क्या कर लेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सदस्यता से बर्खास्त कर देंगे। लेकिन राज्य है वो आपको दंड दे सकता है। तो इस प्रकार लिंडसे राज्य में उन गुणों को तो मानता है जो संप्रभुता के लक्षण है, किंतु राज्य को संप्रभु शक्ति का प्रतीक नहीं मानता। वास्तव में दृष्टिकोण विवेकपूर्ण नहीं है। राज्य और अन्य समुदायों की स्थिति में आधारभूत अंतर है। जबकि अन्य समुदायों का संबंध मनुष्य के किसी विशेष हित के साथ जुड़ा होता है, राज्य का संबंध व्यक्ति के सर्वमान्य और व्यापक हितों के साथ होता है। इसी कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई समुदाय व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व का प्रतीक होने का दावा नहीं कर सकता। इस संबंध में बहुलवादी विचारक मिस फोलेट ने भी लिखा है कि राज्य का निर्माण समुदायों से नहीं हो सकता, क्योंकि एक या अनेक समुदाय मनुष्य की पूर्णता को अपने आप में सम्मिलित नहीं कर सकता और एक आदर्श राज्य व्यक्ति की पूर्णता की मांग करता है। ठीक है, इसकी 8वीं आलोचना, बहुलवाद देशभक्ति विरोधी है। भाई अपने आप देशभक्ति विरोधी हो गया, क्योंकि राज्य को नियंत्रण में लाना चाहते हैं, राज्य को अन्य समुदायों के भांति एक समुदाय मानते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये क्या कहते हैं कि राज्य है, बहुलवादी विचारक कहते हैं राज्य व्यक्ति से भक्ति की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य समुदाय भी राज्य की भक्ति के लिए उम्मीद करते हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, एक तरह से राज्य के प्रति व्यक्ति की भक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए देशभक्ति की भावना इसमें कम होती है। ठीक है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में राज्यों में देशभक्ति का अपना स्थान और महत्व है। तो एक आलोचना इनकी ये है। अगली आलोचना, बहुलवाद का जो कानून संबंधी विचार इन्होंने दिया है वो गलत है। बहुलवाद की आलोचना इस दृष्टि से भी की जाती है कि डिग्विट और क्रेब जैसे दार्शनिकों का कानून संबंधी विचार असत्य है। ये दार्शनिक हैं वो कानून को राज्य के सत्ता से स्वतंत्र, उच्चतर और अधिक प्राचीन मानते हैं, किंतु कानून को राज्य के अस्तित्व से उच्च मानना सही नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि राज्य का आदेश मात्र होने से कोई नियम कानून के रूप में मान्य नहीं होता, लेकिन इसके साथ ये भी सत्य है कि कोई भी नियम समाज में कितना भी चल रहा हो, राज्य के स्वीकृति के अभाव में उसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार कानून को संप्रभु सत्ता की आज्ञा कहा जा सकता है। अब समाज में कोई प्रथा चल रही है तो वो कोई भी प्रथा या कोई नियम चल रहा है, समाज के लोग मान रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसी देश में कोई और समाज हो वो उन प्रथाओं को ना माने, और अगर वो प्रथा चल भी रही है तो भी जब तक राज्य उसे स्वीकार नहीं करेगा, राज्य उसे कानून में लिख नहीं देगा, तो उसे तब तक कानून नहीं माना जाएगा। कानून क्या होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, संसद में बैठकर बनाते हैं, उनको गैजेट में प्रकाशित किया जाता है कि भाई आज से ये कानून लागू है। तो इसलिए जब तक राज्य उनको लिख नहीं देता, उनको कानूनों का रूप नहीं देता, वो प्रथा चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, कितने भी टाइम से चल रही हो, उसे कानून नहीं कहा जा सकता।
तो जबकि बहुलवादी विचारक कहते हैं कि कानून राज्य से ऊपर है, स्वतंत्र है, जबकि कानून बनने के लिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक है। 10th, अंतर्राष्ट्रीयता यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के आधार पर संप्रभुता का विरोध उचित नहीं। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर जो संप्रभुता का विरोध करते हैं वो भी उचित नहीं है। यह सही है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय आचार विचार और कानूनों का आदर करना चाहिए, लेकिन वैधानिक दृष्टि से राज्य इन सीमाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो राज्य पर कंपलसरी नहीं होते। राज्य अपने नैतिकता के कारण उन नियमों को मानता है, लेकिन वो कानून है वो राज्य पर बाध्य नहीं है, राज्य संप्रभु है। तो ये इस प्रकार से ये बहुलवाद की मुख्य आलोचनाएं थी। बहुलवाद का महत्व देख लेते हैं। बहुलवाद राजनीतिक संघों के बढ़ते हुए महत्व पर जोर देता है। इन समुदायों के उचित कार्य क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के प्रति सचेत करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य के द्वारा न केवल इन समुदायों को मान्यता दी जानी चाहिए, पर इन समुदायों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सीमा तक स्वायत्ता भी दी जानी चाहिए। वर्तमान समय में मानव जीवन की बहुत सारी आवश्यकताओं को दृष्टि में देखते हुए बहुलवाद के इस विचार को प्रशंसनीय कहा जा सकता है। उचित रूप में बहुलवाद के इस विचार को स्वीकार कर लेने से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास होगा, बल्कि राज्य की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। निष्कर्ष क्या निकलता है? संप्रभु राज्य के विरुद्ध एक सामयिक प्रतिक्रिया होते हुए भी बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मरियम और बोन्स ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन रिसेंट टाइम्स में लिखा है, बहुलवादियों के विरोध के बावजूद न तो राज्य के संप्रभुता के सिद्धांत का त्याग किया गया है, न ही इसका त्याग किया जा सकता है। संक्षेप में, बहुलवादी आलोचना राज्य के समन्वयकारी रूप की आलोचना होने की अपेक्षा राज्य के वर्तमान सामाजिक ढांचे की आलोचना अधिक है। ऐसी स्थिति में जॉर्ज सबाइन के इन शब्दों का प्रयोग उचित है कि मैं यथासंभव एकत्ववादी होने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, किंतु जहाँ आवश्यक हो बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। तो ये था आपका बहुलवादी सिद्धांत। इसी के साथ संप्रभुता चैप्टर यहीं समाप्त होता है।